Hello everyone, welcome back again in this chapter Materials, Metals and Non-Metal Part 3. In our previous video, we studied about some chemical properties of metals and non-metals. In this video, we study about more chemical properties of metals and non-metals like reaction with acid and base and displacement reaction and uses of metals and non-metals. To stay connected with this channel, subscribe and like this video. So let's we start with chemical properties. C. Reaction with acids. Metals react with acid and produce metal salt and hydrogen gas. Generally non-metals do not react with acids. देखिए बेटा, इस एक्टिविटी में आपकी जो जितनी मेटल्स होती हैं वो रिएक्ट करती हैं एसिड्स के साथ और मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं, बट नॉन मेटल्स जो होती हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं. तो थ्रू दिस एक्टिविटी 4.6 वी स्टडी अबाउट हाउ मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स. In this activity 4.6, take samples of the metals and non-metals which is listed below in this table number 4.5. यहाँ पर हम कुछ सैम्पल्स लेते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, चारकोल, सल्फर. ये सभी हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के सैम्पल्स हैं. इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन हमारे मेटल्स हैं और कौन हमारे नॉन मेटल्स हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. एक्टिविटी में हम 6 टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं और उनको A, B, C, D, E एंड F के अकॉर्डिंग लेबल करते हैं और विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर एट 5 ml ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और हम ड्रॉपर की हेल्प से उसमें हर टेस्ट ट्यूब में, ईच टेस्ट ट्यूब में हम 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप करते हैं. क्लियर? तो आफ्टर द फ्यू मिनट्स वी ऑब्जर्व सम रिएक्शंस. हम कुछ देर बाद जब ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें एक रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है. कुछ टेस्ट ट्यूब्स जो होती हैं उनमें एक रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है. उन कुछ टेस्ट ट्यूब में से फ्यूम्स निकलना स्टार्ट हो जाती है, गैस रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है. और व्हेन ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, और जब हम उनके माउथ के पास एक बर्निंग जलती हुई तीली या हम कोई भी कैंडल लेकर जाते हैं तो वहाँ पर जो गैस निकल रही होती है वो गैस एक पॉपअप साउंड के साथ बर्न होना स्टार्ट हो जाती है. तो हेयर दिस इज द पॉपअप साउंड इंडिकेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पर ये जो पॉपअप साउंड जो रिलीज हो रहा होता है, जो गैस रिलीज हो रही है वो पॉपअप साउंड के साथ बर्न होती है, ये इंडिकेशन होता है हमारा हाइड्रोजन गैस का. मीन्स कुछ टेस्ट ट्यूब्स जो होती हैं जिनमें से तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, अदर जो कुछ टेस्ट ट्यूब्स हैं जिनमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है. तो इज देयर आर डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड. व्हाट कुड द पॉपअप साउंड इन द सम केसेस be due to when a burning matchstick is brought near the माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. तो यहाँ हम देखते हैं कि डिफरेंस होता है कि जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती हैं. तो यहाँ पर जब हम जलती हुई जो मैच स्टिक है हमारी उसको लेकर जाते हैं टेस्ट ट्यूब के माउथ पर, तो वहाँ पर कुछ में से तो पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होता है कुछ टेस्ट ट्यूब में और कुछ में नहीं होता है. तो यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड. तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं कि जितनी भी जो नॉन मेटल्स होती हैं वो एसिड के साथ रिएक्टिव नहीं होती हैं, बट metals reacts with acid and produce hydrogen gas that burn with a pop-up sound. बट जो metals होती हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करती है. जो हाइड्रोजन गैस होती है वो पॉपअप साउंड के साथ बर्न होती है. ओके, तो दिस इज द रिएक्शन विद एसिड्स. तो प्रूव्ड क्या होता है, जितनी भी हमारी मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्टिव है और जनरली जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्टिव नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम रिएक्शन विद बेस. बेस के साथ रिएक्शन. तो यहाँ पर अगेन हम थ्रू दिस एक्टिविटी 4.7 से इसको अंडरस्टैंड करेंगे. तो सबसे पहले प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब बाय डिजॉल्विंग 3-4 प्लेटलेट्स ऑफ इट इन 5 ml ऑफ वाटर. तो सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम 3-4 टुकड़े उसके डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के 5 ml वाटर में और उसको डिजॉल्व करके एक सॉल्यूशन बना लेते हैं. फिर
ड्रॉप अ पीस ऑफ द एल्यूमिनियम फॉइल इनटू इट। और फिर एल्यूमिनियम फॉइल मीन्स जो भी आप जो लंच लेकर जाते हो स्कूल्स में, या जो भी हम फूड रैप करने के लिए यूज़ करते हैं, वही हमारी क्या होती है, एल्यूमिनियम फॉइल होती है। जो हम रेस्टोरेंट्स वगैरह से फूड लेकर आते हैं ना, वो रैप होकर आता है ना एक फॉइल पेपर में, तो जो वो फॉइल पेपर होता है वो आपका एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में हम एल्यूमिनियम फॉइल को उसमें डाल देंगे। फिर आफ्टर फ्यू मिनट्स एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और जब फिर अगेन हम यहाँ पर एक बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब लेकर जाएंगे, और जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो अगेन जो हमारे जो गैस रिलीज हो रही होगी वो पॉप ऑफ साउंड के साथ बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी। तो व्हाट डज द पॉप ऑफ साउंड इंडिकेट्स, तो यहाँ पर पॉप ऑफ साउंड क्या इंडिकेट कर रहा है, द पॉप ऑफ साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो पॉप ऑफ साउंड ये इंडिकेट करता है कि इसमें जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। सो प्रूव दैट मेटल्स रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर क्या प्रूव्ड हो रहा है कि जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स बेस के साथ रिएक्टिव करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। वाइल तो जो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेस आर कॉम्प्लेक्स, जबकि जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं उनकी जो रिएक्शन होती है बेस के साथ वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, काफ़ी टफ होती है। ओके, तो दिस इज द रिएक्शन विद बेस। तो बेस में क्या प्रूव्ड हुआ हमारा कि मेटल्स तो बेस के साथ तो और एसिड दोनों के साथ रिएक्टिव है, और जबकि जो नॉन मेटल्स हैं हमारी वो एसिड और बेस के साथ इतनी रिएक्टिव नहीं होती हैं। बेस के साथ कुछ नॉन मेटल्स रिएक्टिव होती हैं बट उनकी रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। नेक्स्ट हम आते हैं ई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। This is the reaction. In this reaction, more reactive metals displace the less reactive metals from their metal compound in aqueous solution. तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स है वो हमारी लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके एक्वस कंपाउंड सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देती है, इसके प्लेस को चेंज कर देती है, ये रिप्लेस कर देती है। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स डिस्प्लेस मीन्स चेंज द प्लेस ऑफ मेटल्स। क्लियर? तो then through this activity 4.8 we study displacement reaction. Take 500 ml beakers and label them A, B, C, D and E. तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर हम 100 ml के 5 बीकर्स लेते हैं जिनको हम A, B, C, D के अकॉर्डिंग लेबल करते हैं, और उनमें 50 ml वाटर ईच बीकर में हम फिल्ड करते हैं, और कुछ सब्सटेंस जो हमें गिवन है टेबल में उसको हम इसमें डिजॉल्व करेंगे। लाइक हमारा फिगर नंबर जो ए है इसमें, तो बीकर ए में हमने क्या डिजॉल्व किया, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गैंगुलेट। इनका सॉल्यूशन हमने बनाया कॉपर सल्फेट CuSO4 और जिंक Zn। नेक्स्ट बीकर बी में कॉपर सल्फेट और आयरन नेल। नेक्स्ट सी में जिंक सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स। डी में आयरन सल्फेट एंड कॉपर टर्निंग्स, एंड बी में जिंक सल्फेट एंड आयरन नील। ये हमने 5 बीकर्स में डिफरेंट सॉल्यूशंस लिए हैं। तो देखिए कॉपर का जो सॉल्यूशन होता है, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ कलर ब्लू। तो कॉपर सॉल्यूशन जितने भी होते हैं वो ब्लू कलर में होता है, जो कॉपर का कलर होता है, क्योंकि हमने 7th क्लास में स्टडी किया था क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में, और कॉपर के जो क्रिस्टल्स बनकर आए थे वो ब्लू कलर के आए थे। तो ये जो हमारे बीकर ए और बी है, ये कॉपर सॉल्यूशन की वजह से इनका जो कलर है वो ब्लू है। क्लियर? तो यहाँ पर ए और बी जो बीकर हैं इसमें हमने एक में जिंक को हमने इसमें मिक्स किया है, एक में हमने आयरन को मिक्स किया है। तो आफ्टर द रिएक्शन वी ऑब्जर्व दैट कि हमारा जो बीकर है ए, यहाँ पर इनके एक ए और बी के कलर चेंज हो गए हैं। मीन्स यहाँ पर शो हो रहा है कि जो जिंक थी उसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया है ए में, और बी अगर हम बीकर बी में देखते हैं तो यहाँ पर आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया है, और इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। इस वजह से इन दोनों बीकर्स का जो कलर है वो चेंज हो गया है। वाइल जो हमारे अदर बीकर्स हैं लाइक सी, डी एंड ई, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इट्स मीन्स यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुई है। तो देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हुआ क्या था, हमने पहले बीकर ए में लिया था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जो हमारा इसका फॉर्मूला क्या था CuSO4, और जिंक का फॉर्मूला था हमारा Zn। तो यहाँ पर
जिंक ने क्या किया है, कॉपर सल्फेट को रिप्लेस कर दिया है, मीन्स कॉपर की जगह जिंक आ गया है और कॉपर को बॉटम में नीचे सेटल डाउन हो गया। इसी तरीके से सेम, और इसका जो कलर है आपका वो भी चेंज हो गया। और इसी तरीके से अगर हम सेम जब देखते हैं बी में, तो बी में भी कलर चेंज हो गया, कॉपर हमारा बॉटम में सेटल डाउन हो गया और FeSO4 का एक हमारा अलग कंपाउंड तैयार हो गया है। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो what change do you observe in the various beaker? You have read that one metal displace another metal from its compound in aqueous solution. तो हम यहाँ पर क्या डिफरेंस हम ऑब्जर्व करा कि हमने पहले भी पढ़ा था, अभी स्टडी किया था कि जो हमारी एक मेटल है वो दूसरी मेटल को रिप्लेस कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है उसके एक्वस सॉल्यूशन में से। तो यहाँ पर जिंक replace copper from copper sulfate, that's why is blue color of the copper sulfate disappear and powdery red mass of the copper is deposit at the bottom of the beaker. तो यहाँ पर जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए जो कॉपर का जो ब्लू कलर था वो डिसअपियर हो गया और पाउडरी रेड मास हमें नीचे बॉटम में शो हो गया, जैसा कि फिगर में हमें शो हो रहा है। क्लियर, जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो गया और कॉपर हमें एक पाउडरी रेड मास में यहाँ पर बॉटम में सेटल हो गया। तो थ्रू दिस रिएक्शन कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Zn आफ्टर द रिएक्शन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, तो मीन्स जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया है, तो उसने रिप्लेस करके क्या बना लिया, जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड कॉपर Cu अलग हो गया है। क्लियर, इसी तरीके से हम जो हमारा जो बी है कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन है वो भी हम राइट डाउन कर सकते हैं सेम इसी तरीके से। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को रिप्लेस कर देती है। तो यहाँ पर जो मेटल्स होती हैं उनकी एक रिएक्टिविटी टेबल होती है जिसके अकॉर्डिंग हम मेटल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी मेटल हमारी मोर रिएक्टिव है और कौन सी लेस रिएक्टिव मेटल है। तो हेयर जिंक इज द मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। तो यहाँ पर जो जिंक है वो कॉपर और आयरन दोनों से ही मोर रिएक्टिव मेटल है, तो इसलिए जिंक ने कॉपर सॉल्यूशन में से और आयरन सॉल्यूशन में से इसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल बट अ लेस रिएक्टिव मेटल वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। तो मीन्स क्या प्रूव्ड होता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकती है, बट जो एक लेस रिएक्टिव मेटल है वो मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकती है। तो दैट्स वाई जो बाकी के जो हमारे 3 बीकर हैं C, D, E, यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर C में हमने जो सॉल्यूशन लिया था जिंक सल्फेट और कॉपर का मिक्सचर था, तो लेकिन जिंक क्या है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव थी, तो इसलिए कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाया। सेम D में आयरन सल्फेट और कॉपर का सॉल्यूशन था, बट आयरन कॉपर से मोर रिएक्टिव होती है, इसलिए यहाँ पर ये कॉपर आयरन को रिप्लेस नहीं कर पाया। नेक्स्ट बीकर ई में जिंक सल्फेट और आयरन का सॉल्यूशन लिया, अगेन जिंक मोर रिएक्टिव है और आयरन लेस रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुई। तो क्या फाउंड होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है इसमें हमें अकॉर्डिंग टू मेटल्स रिएक्टिविटी, जो मेटल्स होती हैं वो अपनी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही अदर मेटल को या लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकती है उनके कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में से। ओके, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम आते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखिए मेटल्स आर यूज्ड इन मेनी पर्पस फॉर मेकिंग मशीनरीज, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा। तो हम देखते हैं कि हमारी जितनी भी मेटल्स होती है उनका हम काफ़ी जगह यूज़ कर रहे हैं, जैसे मशीनरीज में कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स में सभी में मेटल्स का यूज़ होता है, एरोप्लेन्स हैं, ट्रेन्स हैं, सैटेलाइट्स, ये सभी जगह हम मेटल्स का यूज़ करते हैं। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो भी काफ़ी हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, बट उनके जो यूजेस होते हैं उनको हम इतने इजीली हम गैस नहीं कर पाते या उनसे इतने अवेयर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम नॉन मेटल्स के यूजेस को हम डीपली स्टडी करेंगे। तो देखिए फर्स्ट है आपका फर्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। ये जो नॉन मेटल है वो हमारी लाइफ के लिए, जितनी भी ऑल लिविंग्स हैं उनकी लाइफ के लिए काफ़ी एसेंशियल है और जिसको हम इनहेल करते हैं ब्रीथिंग में।
तो क्या है वो? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी एक नॉन मेटल है जिसको हम इनहेल करते हैं ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। नेक्स्ट आते हैं नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो यहाँ पर हम नॉन मेटल्स का यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाने में। तो हमने चैप्टर फर्स्ट में फर्टिलाइज़र की प्रिपरेशन में पढ़ा था कि जो फर्टिलाइज़र प्रिपेयर किए जाते हैं वो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की हेल्प से प्रिपेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पे एन मीन्स क्या है? नाइट्रोजन, एंड पी मीन्स है फॉस्फोरस। तो ये दोनों ही नॉन मेटल है जिनका यूज़ हम फर्टिलाइजर्स में करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। नॉन मेटल्स का यूज़ हम वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में भी किया जाता है, लाइक आपका क्लोरीन। क्लोरीन जो हमारे नॉन मेटल है इसका यूज़ हम वाटर को प्यूरिफाई करने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं नॉन मेटल्स यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वॉन्ट्स एंड एन एंटीसेप्टिक। तो ये जो हमारी एक नॉन मेटल होती है, पर्पल कलर की नॉन मेटल होती है, जिसको हम एज ए एंटीसेप्टिक, जो भी हमारे चोट लग जाती है वहाँ पर हम इसको एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं। ये नॉन मेटल होती है आपकी आयोडीन। नेक्स्ट नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स। नॉन मेटल्स का यूज़ जो हम क्रैकर्स में भी करते हैं, सल्फर। सल्फर जो नॉन मेटल होती है, जो भी हम एक्सप्लोजिव चीज़ें बनाते हैं तो वहाँ पर सल्फर का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जितनी भी हमारे नॉन मेटल्स और मेटल्स हैं ये हमारे डेली लाइफ में काफ़ी इनके यूज़फुल यूजेस होते हैं। तो हम इन दोनों का ही अपनी डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि यहाँ पर मिस पहेली और मिस्टर भूजो को कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो मिस पहेली क्वेश्चन पूछती हैं कि आई हियर दैट मैग्नीशियम इज़ फाउंड इन द प्लांट, इन व्हाट फॉर्म इट इज़ फाउंड इन दैम। तो यहाँ पर मैग्नीशियम पहेली पूछ रही है कि जो मैग्नीशियम है वो प्लांट्स में भी मिलता है, बट ये किस फॉर्म में मिलता है मुझे नहीं पता है। तो इसका आंसर है बेटा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर होता है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो प्लांट्स की लीव्स में फाउंड होता है, इसमें मैग्नीशियम भी होता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर भूजो का, डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन माय बॉडी, वेयर इज आयरन इन माय बॉडी। तो मिस्टर भूजो को डॉक्टर ने बोला है कि उनकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है, बट ये कंफ्यूज है कि आयरन तो एक मेटल है, तो बॉडी में मेटल्स का क्या यूज़ है, तो बॉडी में ये कहाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर है बेटा RBCS, रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स होती है इनका जो रेड कलर होता है, दिस इज द बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर होता है, तो हीमोग्लोबिन में ही आपके आयरन भी फाउंड होती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर you to stay connected. Like, share and subscribe this channel. Thank you. Bye bye. Take care all of you.